हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल प्रिपेयर विद इच्छा। देखिए, जीएस 5 को हमने करना शुरू किया है एंड एक ही वीडियो अभी तक मैंने डाला है भूमि सुधार यानी कि लैंड रिफॉर्म्स पर। अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो प्लीज देख लीजिएगा। और इसकी मैं एक अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगी, तो आप परेशान मत होइएगा, आप उसी को रेफर कर सकते हैं। राइट। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे वीडियोस देखे होंगे तो आपको पता होगा कि मेरी मदर की थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, शी वॉज हॉस्पिटलाइज्ड, इसी के कारण मैं वीडियोस नहीं बना पाई थी। बट येस, अब मैं थोड़ा सा रेगुलर होने की कोशिश करूंगी। अगर रोज नहीं डाल पाऊंगी तो ऑल्टरनेट डेज में जरूर डालने की कोशिश करूंगी। ठीक है। आ जाते हैं अब जो हमारे GS 5 का पॉइंट 9 है सिलेबस का, उसमें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट टॉपिक है, यानी कि स्थानीय स्वशासन में पंचायती राज संस्थाओं के ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे। पूरा डिटेल से उत्तर प्रदेश की पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बात करेंगे। देखिए, सब कुछ इंग्लिश में ही है, मुझे पता है एंड लेकिन मेरी तरफ से ये कोशिश रहेगी कि जहां पर भी संभव हो वहां पर मैं हिंदी के टर्म्स बता दूं। ठीक है, क्योंकि इसमें इन नोट्स में वैसे भी आपको कंटेंट बहुत ज्यादा नहीं मिलेगा। अगर आप ध्यान से सुनते हुए चलेंगे तो चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, तो आप सुनकर चीजों को अपने नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा सहयोग कीजिएगा, क्योंकि ये सारी चीजें मेरे पास अगर ये ऑनलाइन होता तो मैं इनको हिंदी में ट्रांसलेट कर कर आपको प्रोवाइड कर देती, लेकिन अभी वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि ये हैंड रिटन नोट्स है। ठीक है, तो एक बार सुन लीजिए, चीजें समझ में आ जाएंगी तो आप अपने नोट्स हिंदी में बना सकते हैं। जो भी डिफिकल्ट शब्द होंगे उनको मैं हिंदी में बताने की कोशिश करूंगी। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। पहले सबसे पहले देखिए, पंचायती राज व्यवस्था की बात अगर हम कर रहे हैं तो सबसे पहले हम अपना संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में देखें तो अनुच्छेद 40 जो है वो किसकी बात करता है? वो बात करता है विलेज लेवल पर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की। ठीक है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कैसे शुरुआत हुई पंचायती राज व्यवस्था की, तो आर्टिकल 40 में हमारे संविधान में दिया हुआ है। उसके बाद 1947 में उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, तो यूनाइटेड प्रोविंसेस पंचायती राज एक्ट एक्ट यानी कि अधिनियम 1947 आया था। इसके माध्यम से पंचायती राज उत्तर प्रदेश में व्यवस्था शुरू हो गई थी और 1949 में 1949 में ये व्यवस्था स्थापित हो गई थी इस अधिनियम के माध्यम से। ठीक है, उसके बाद आगे हमने पढ़ रखा है पॉलिटी में कि BR मेहता एक कमेटी भी बनी थी। इन्होंने भी रिकमेंडेशंस दिए थे कुछ कि 3 स्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए, यानी कि 3 स्तरों पर पंचायतों की फॉर्मेशन होनी चाहिए, ग्राम पर, फिर ब्लॉक लेवल पर और उसके बाद जिले लेवल पर। ठीक है, तो इन्हीं की जब रिकमेंडेशंस आई तो इन्हीं की रिकमेंडेशंस को मानकर उत्तर प्रदेश एरिया कमेटी और जिला परिषद अधिनियम एक्ट 1961 बना था। ठीक है, इन्हीं के सुझावों को अपनाकर ये एक्ट लाया गया था 1961 में। तो ये चीजें चल रही थी उत्तर प्रदेश में। फिर हम देखते हैं 73वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होता है, संविधान संशोधन 1992 में। राइट। देखिए, थोड़ी सी हैंड राइटिंग आपको शायद ना क्लियर हो, लेकिन अगर आप कोशिश करेंगे मेरी बातों को ध्यान से सुनने का तो आपको चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो ध्यान से सुनते हुए चलिएगा। तो ये जब एक्ट आया तो इसके माध्यम से कहा क्या गया कि अब जो हमारी पंचायती राज व्यवस्था है इनको संवैधानिक यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया जाएगा। ठीक है, और अब क्या होगा? कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया जाएगा, पूरे देश में पूरी इस व्यवस्था को लागू करने की कोशिश की गई और इसके माध्यम से रेगुलर टाइम इंटरवल्स पर कि 5-5 साल में इलेक्शन होंगे, ताकि ऐसा ना हो कि इलेक्शन ही नहीं हो रहे हैं, और सही तरीके से सुचारू रूप से ये व्यवस्था जो है वो रन कर सकेगी। तो अब उत्तर प्रदेश में क्या किया गया, इस एक्ट के आने के बाद 1947 और 1961 के जो एक्ट थे इनको अमेंड कर दिया गया। ठीक है, ताकि 73वां जो संविधान संशोधन आया है इसके साथ चीजों को अलाइन किया जा सके। राइट। ठीक है, इतना हो गया। इसी के क्रम में हम देखते हैं कि अप्रैल 1994 में अमेंडमेंट के बाद सारी चीजें इफेक्ट में आती हैं उत्तर प्रदेश में। तो अब जब इफेक्ट में आती हैं तो क्या पूरा पंचायती राज का स्ट्रक्चर है उत्तर प्रदेश में, उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले ग्राम पंचायत आता है, फिर क्षेत्र पंचायत आता है और सबसे टॉप पर जिला पंचायत आता है। ये ट्राइंगल आपके दिमाग में होना चाहिए। जो ग्राम स्तर पर पंचायत की स्थापना हुई वो ग्राम पंचायत कहलाई। क्षेत्र यानी कि ब्लॉक लेवल पर एरिया पंचायत क्षेत्र पंचायत हुई। ठीक है, और जो जिले के लेवल पर हुई वो जिला पंचायत हुई। आसान सी बातें हैं, आई डोंट थिंक कि अभी तक आपको कोई भी कंफ्यूजन होगा। राइट, इस तरीके से पूरा पंचायती राज व्यवस्था जो है उसका उत्तर प्रदेश में डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला जो पेज है इसमें थोड़ी सी किचपिच है। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा।
मैं सब समझा दूंगी तो क्लियर हो जाएंगी चीजें। पहले हम बात करेंगे ग्राम पंचायत की, फिर क्षेत्र पंचायत की, फिर हम आएंगे जिला पंचायत में। अब ये चीजें हम सुनते हमेशा से आ रहे हैं, लेकिन कई बार हमको समझ नहीं आता है कि ग्राम पंचायत ये इलेक्टेड बॉडी है, कौन होता है इसमें, ग्राम सभा क्या है। ठीक है, ये जो टर्म्स है उनको शायद हम उतना महत्व नहीं देते और उतने अच्छे से नहीं पढ़ते हैं, तो ये काफी कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। लेकिन यूपी के संबंध में अब हमको पढ़ना है तो इनको डिटेल से पढ़ना ही पड़ेगा। तो ग्राम पंचायत आपको पता है विलेज लेवल पर, यानी कि गांव के लेवल पर है। ठीक है, ये जीपी इसका शॉर्ट फॉर्म है, जहां पर भी आपको जीपी देखे तो समझ जाइएगा मैंने ग्राम पंचायत लिख रखा है। ठीक है, ये अब एक इलेक्टेड बॉडी है, यानी कि इसमें लोग जो होते हैं वो निर्वाचित होते हैं, यानी कि उनको इलेक्शन के माध्यम से चुना जाता है। अब इनका इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट करता है, तो इनके इलेक्शन में ग्राम सभा के लोग पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, ग्राम सभा क्या होती है, तो किसी भी गांव में जितने भी लोग हैं और वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने की, वोट देने के, बेसिकली वोट देने के लिए वो एलिजिबल हैं, वो लोग ग्राम सभा का निर्माण करते हैं। यानी कि गांव में रहने वाले जो लोग 18 साल से ऊपर हैं वो सभी लोग ग्राम सभा का हिस्सा होंगे, प्रत्येक व्यक्ति। ठीक है, तो समझ में आ गया ग्राम पंचायत और ग्राम सभा। ग्राम पंचायत एक इलेक्टेड बॉडी है और ग्राम सभा के लोग इसके इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। ग्राम सभा में कौन कौन आता है ये बता दिया। ग्राम सभा के बारे में एक दो चीजें और देख लेते हैं। ये बता दिया कि पहला पॉइंट मैंने बता दिया कि 18 प्लस जिसकी आयु है वो ग्राम सभा का हिस्सा है। ठीक है, इनका फंक्शन क्या होता है, अब ये क्या, इनका काम क्या होता है ग्राम सभा का। ग्राम सभा का एक कार्य ये भी होता है कि ये देखे कि ग्राम पंचायत का काम कैसा चल रहा है, उसको रिव्यू करे। ठीक है, उनके जो भी डिसीजन लिया गया है ग्राम पंचायत के द्वारा उसको रिव्यू कर सकता है हमारी ग्राम सभा। ठीक है, उसको देख सकता है सही डिसाइड किया है इन्होंने कि नहीं किया है। बजट से संबंधित कोई डिस्कशन हो गांव के स्तर पर, उसको डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ग्राम पंचायत को क्या कार्य करने चाहिए, इससे संबंधित भी ग्राम सभा में डिस्कशन हो सकते हैं। अब ग्राम सभा की जो मीटिंग्स होती है, कभी तो मिलकर बैठना पड़ेगा ना, तभी तो ये सब डिस्कशन करेंगे, वरना ऐसे सब लोग गांव वाले तो सभी ग्राम सभा फॉर्म कर रहे हैं। तो अब ये मीटिंग जो होती है ये साल में 2 बार होनी आवश्यक है। अदरवाइज कोई अगर कंडीशन, कोई ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन होगी तब भी कर सकते हैं, लेकिन 2 बार करते हैं ये लोग जनरली जो इनको करनी होती है। एक होती है जब खरीफ की हार्वेस्टिंग होती है, दूसरी होती है जब राबी फसल की हार्वेस्टिंग होती है। ठीक है, तो हार्वेस्टिंग कुल मिलाकर मतलब जब कटाई होती है, खरीफ की फसलों की जब कटाई का सीजन होता है तब जनवरी के लगभग इनकी एक मीटिंग होती है, और दूसरी मीटिंग होती है इनकी अगस्त के महीने के लगभग, जब राबी फसलों की कटाई का समय होता है। ठीक है, तो ये इनको साल में 2 मीटिंग्स ग्राम सभा को करनी होती है। तो ग्राम सभा से संबंधित जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है समझ में आ गए, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। तो ये ग्राम सभा के मैंने यहीं पर लिख दिए थे। ठीक है, अब वापस आ जाते हैं ग्राम पंचायत पे। ग्राम पंचायत निर्वाचित बॉडी है, ये समझ चुके हैं। ग्राम पंचायत ग्राम प्रधान होते हैं, जो लोग ग्रामीण इलाकों से संबंध रखते हैं उनको पता है ग्रामों में प्रधान होते हैं, यानी कि जो ग्राम पंचायत के हेड हुए उनको प्रधान कहा जाता है। इनके साथ कुछ पंच भी होते हैं। ठीक है, ये जो पंच होंगे ये 9 से 15 तक के सदस्य हो सकते हैं। पॉपुलेशन के हिसाब से उस क्षेत्र में कितनी जनसंख्या है इस पर निर्भर करेगा कि पंचों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, अब आपको इतना डिटेल में नहीं लर्न करना है कि इतने 1000 पॉपुलेशन होगी, यानी कि 1000 से कम होगी तो 9 होंगे, 1000 से 2000 होगी तो 11 होंगे। तो मतलब इतनी डिटेल में नहीं जाना है, बस आपको पता होना चाहिए कि किस हिसाब से ये पंचों की संख्या निर्धारित होती है। अब आगे बढ़ते हैं। अब जब इलेक्शन होता है तब क्या होता है, अब आपने पढ़ रखा है अगर इंडिया के लेवल पर कि कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिवाइडेड होती है। ठीक है, यानी कि जो निर्वाचित क्षेत्र होते हैं, निर्वाचन क्षेत्र जो होते हैं उनको कॉन्स्टिट्यूएंसी बोला जाता है। सिमिलरली अब इनको चुनाव करवाने हैं तो चुनाव के लिए इनको भी क्या करना पड़ता है, पंचायत एरिया को डिवाइड किया जाता है टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, यानी कि निर्वाचन क्षेत्रों में। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं ग्राम पंचायत में एक ग्राम पंचायत डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं, यानी कि ग्राम पंचायत के विकास अधिकारी। ये जो है ये ग्राम पंचायत में सचिव के रूप में काम करते हैं, ग्राम पंचायत के सेक्रेटरी होते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, मोटी मोटी बातें ग्राम पंचायत की सारी समझ में आ गई। अब हमें देखना है ग्राम पंचायत अब अपना कार्य कैसे करती है। तो चाहे वो ग्राम पंचायत हो, चाहे वो क्षेत्र पंचायत हो, चाहे वो जिला पंचायत हो, ठीक है, तीनों स्तरों पर हम देखेंगे कि ये लोग अपनी अपनी कुछ कुछ कमिटियां नियुक्त करते हैं, समितियों को नियुक्त करते हैं, और इन समितियों के माध्यम से काम होते हैं। सभी में सेम समितियों के आप नाम देखेंगे। ठीक है,
सिमिलर है ऑलमोस्ट सबकी समितियां। तो ये जो समितियां हैं ये इनके सारे कार्य परफॉर्म करती हैं। जो नाम है समिति का उसी से आप समझ जाएंगे उसका क्या कार्य है। नियोजन और विकास समिति। नियोजन क्या हो जाता है, प्लानिंग और डेवलपमेंट समिति। ठीक है, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट समिति जो है ये क्या करेगी, ये प्लान प्रिपेयर करेगी कि ग्राम पंचायत काम अपना कैसे करे। अब वो एग्रीकल्चर हो या एनिमल हस्बेंड्री यानी कि पशुपालन जो होता है, पावर्टी एलिविएशन जो प्रोग्राम्स हैं, गरीबी को समाप्त करने से संबंधित जो भी प्रोग्राम्स हैं, उन सबको कैसे काम करना है, इन सब से संबंधित जो प्लान होता है वो ये समिति करती है। ठीक है, सिमिलरली बाकी समितियां भी हैं, जैसे कि हमारी हो गई ये कंस्ट्रक्शन वर्क्स कमेटी। ठीक है, ये कंस्ट्रक्शन से संबंधित सारे देख रेख करती है। ठीक है, कैसे काम होना चाहिए। अब ये जो समितियां हैं उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये जो समिति है, किसी भी समिति का एक प्रमुख होगा, चेयरमैन होगा, तो इसमें भी एक चेयरमैन होते हैं प्लस 6 मेंबर्स। प्रत्येक समिति में ईच कमिटी में कितने होते हैं, एक चेयरमैन हो गया उसको हेड करने वाला, प्लस 6 सदस्य हो गए। ठीक है, और ये जो लोग होंगे वो ग्राम पंचायत से ही इलेक्ट होकर आएंगे। जो ग्राम पंचायत में लोग चुने गए हैं उन्हीं में से कुछ कुछ लोगों के ग्रुप्स को समितियों में डिवाइड कर दिया जाता है कि तुम ये वाले हेड कर रहे हो समितियों को 6 मेंबर्स के साथ, तुम इस समिति को हेड कर रहे हो प्लस 6 मेंबर्स। ठीक है, तो कुछ इसमें ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, एक बार आसानी से सुनेंगे समझेंगे तो चीजें हमेशा के लिए याद हो जाएंगी। और साथ में इस समितियों में एक चीज और होती है, वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहाँ पर एक महिला सदस्य भी होती है, प्लस एक SC ST का सदस्य, प्लस बैकवर्ड क्लास के सदस्य। ठीक है, तो ये लोग, इन लोगों को समितियों में रखा जाता है। अब एक समिति तो हमने देख ली, नियोजन और विकास समिति। बाकी कौन कौन सी समितियां हैं, एक होती है कंस्ट्रक्शन वर्क समिति जो कि कंस्ट्रक्शन से संबंधित जो भी कार्य होते हैं उनको देखती है। फिर एजुकेशन समिति। अब आप बताइए क्या होगा एजुकेशन समिति का काम, कि प्राइमरी एजुकेशन, लिटरेसी से संबंधित कुछ भी योजना या कार्यान्वयन करना है, काम करना है उससे संबंधित, तो ये करेगी। हेल्थ और वेलफेयर, कि गाँव के जो बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उनसे संबंधित जो काम करना होगा वो ये करेंगी, जो योजनाएं लागू करनी होगी। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी। अब जो पंचायतों के जो सदस्य हैं उनसे संबंधित जो भी चीजें होती हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी की देखरेख में होती है। ठीक है, तो ये जो समितियां हैं ऐसा इसमें कुछ टफ नहीं है, आई होप क्लियर हो गया होगा। यही समितियां आप आगे की लेवल्स में भी देखेंगे। उसके बाद अब आपने ग्राम सभा समझ लिया, ग्राम पंचायत समझ लिया, एक टर्म आता है न्याय पंचायत। अब न्याय पंचायत जो है ये थोड़ा सा टर्म ट्रिकी लगता है, हम समझ नहीं पाते हैं अगर हमने सही से ना पढ़ा हो कि ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत ये क्या है, मतलब डिफरेंस क्या है। इस पर डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, नाम से समझ में आ रहा है न्याय यानी कि जस्टिस की बात हो रही है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश पंचायती राज एक्ट जो है इसमें एक ऐसा प्रावधान किया गया कि प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक एरिया में एक न्याय पंचायत भी होगी। ठीक है, न्याय पंचायत भी स्थापित की जाएगी। न्याय पंचायत का संबंध क्या होगा कि लोगों को न्याय दे, यानी कि जो भी सिविल और क्रिमिनल मामले होंगे, सिविल और क्रिमिनल, दीवानी और फौजदारी मामलों से संबंधित कोई भी उस क्षेत्र में, उस एरिया में केस हो रहा है, लोगों के बीच में विवाद है, तो लोग उस न्याय पंचायत के पास जा सकते हैं और अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करवा सकते हैं। विद इन 6 हफ्ते जाना होगा, विद इन 6 हफ्ते ये लोग जो केस इनके पास आता है उसको सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, अब ये न्याय पंचायत में लोग कौन कौन से होते हैं, तो ये जो ग्राम पंचायत, जीपी लिखा है तो समझ जाइएगा, जो ग्राम पंचायत के सदस्य हैं और जो पंच होते हैं जो इलेक्ट किए जाते हैं ग्राम सभा से, उन्हीं के द्वारा ये कॉन्स्टिट्यूट होती है। ठीक है, जो लोग वहां के हैं ग्राम पंचायत के, उन्हीं से न्याय पंचायत का निर्माण किया जाता है। इसमें अब लोग जो होंगे तो उसके लिए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जो थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है कि न्याय पंचायत में वही लोग चुने जाते हैं जिनकी आयु 30 प्लस हो। ठीक है, 30 प्लस है अगर आप, तो आपको न्याय पंचायत में चुना जा सकता है। और साथ में एक चीज और है कि हिंदी को वो लोग पढ़ भी लेते हो और वो लिख भी लेते हैं। ठीक है, तो वो एक न्याय पंचायत के पंच के रूप में चुने जा सकते हैं। ये वाला पॉइंट मैंने ऑलरेडी बता दिया है। उसके बाद है कि जो भी क्रिमिनल या फिर सिविल मैटर होगा उस स्पेसिफाइड एरिया में, उस डिफेंडेंट जहां पर भी वो रहता हो और जहां पर वो काम करता हो, जहां पर भी उस दीवानी या फिर फौजदारी मामले से संबंधित वो केस हुआ हो, वो उसी सरपंच के अंतर्गत आएगा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो गया, रुकिए फिर से बताती हूँ। देखिए, सिंपल बात है कि यहाँ पर ये पूरा जो इलाका है ये इस ग्राम पंचायत के, इस न्याय पंचायत के अंतर्गत आता है। तो इस एरिया में अगर कोई चीज होगी तो वो इस एरिया के, इस बाउंड्री के अंदर है तो इस वाले न्याय पंचायत के अंतर्गत आएगा। यहाँ पर अगर कोई मामला होता है
तो वो जो दूसरी यहाँ वाली न्याय पंचायत होगी उसके अंतर्गत आएगा। बस इतनी सी बात है। तो न्याय पंचायत समझ में आ गई, ग्राम पंचायत समझ में आ गई, ग्राम सभा समझ में आ गई, और उसके बाद एक जो चीज और होती है न्याय पंचायत। ये जो हमें थोड़े से ट्रिकी टर्म्स लगते हैं लेकिन है बिल्कुल आसान से, ठीक है। तो मोटा मोटा सब कुछ आइडिया लग गया है, सारी चीजें समझ में आ गई। अब हम बढ़ेंगे दूसरी। देखिए क्षेत्र पंचायत की बात कर लेते हैं। रूरल एरिया यानी कि जो भी ग्रामीण इलाका है हमारे प्रत्येक जिले में, ये डिवाइडेड होता है ब्लॉक्स में। हर ब्लॉक में एक एरिया पंचायत है, ठीक है, जिसको क्षेत्र पंचायत कहा जाता है। इसका हेड कौन होता है? जो हेड होता है उसको प्रमुख कहा जाता है। उसके बाद एक साथ में एक सब प्रमुख होता है और एक जूनियर सब प्रमुख होता है। ये लोग इलेक्ट किए जाते हैं क्षेत्र पंचायत में। इसके साथ साथ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ऑटोमेटिकली क्षेत्र पंचायत के सदस्य बन जाते हैं। अब कैसे समझेंगे? अब हमने देखा ये क्षेत्र पंचायत है, ठीक है, इसमें बहुत छोटी छोटी बहुत सारी ग्राम पंचायत आ सकती हैं, ठीक है। उसके बाद ये इलाके में ऐसा हो सकता है कि लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा के जब चुनाव होते हो तो यहाँ पर ये इलाका दो भागों में विभाजित, तो एक सीट ये हो विधानसभा चुनावों की, एक सीट ये हो, ठीक है। तो सबको पता है ना कि सीट्स अलग अलग होती हैं, डिलिमिटेशन के माध्यम से, पॉपुलेशन के माध्यम से डिवाइड किया जाता है। तो ये दो सीट्स हो सकती हैं। तो यहाँ के ये जो क्षेत्र पंचायत हमारी है, इसमें जो ग्राम पंचायत से उनके जो सदस्य होंगे वो भी आ जाएंगे, साथ में ग्राम पंचायत के साथ जो चुनाव हुए थे जिसमें पंच चुने गए थे वो लोग भी आ जाएंगे। अब ये जो दो सीट्स हैं विधानसभा की, यहाँ के जो दो लोग हैं वो भी इस क्षेत्र पंचायत के अंतर्गत आएंगे। हो सकता है इस एरिया में एक हमारी लोकसभा की सीट हो, ठीक है, ये एरिया लोकसभा की एक सीट हो, तो यहाँ पर एक एमएलए भी, सॉरी एमपी भी चुने जाएंगे, ठीक है। तो वो जो एमपी होंगे वो भी हमारे किस में आ जाएंगे? इस क्षेत्र पंचायत के सदस्य होंगे। बात समझ में आ गई? यानी कुल मिलाकर ग्राम पंचायत के जो लोग होंगे वो भी सदस्य होंगे, जो एमपी और एमएलए होंगे उस क्षेत्र पंचायत के एरिया वाले वो भी इसके सदस्य हो जाएंगे, और साथ में एमएलसी भी, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के भी उस एरिया से सदस्य होंगे, वो भी इसके अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद एक बीडीओ होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, जो कि क्षेत्र पंचायत का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, ठीक है। बीडीओ की पोस्ट आप लोगों को पता होगी, राइट। तो ये हमने क्षेत्र पंचायत से संबंधित चीजें देखी। अब इनका काम भी कैसे होता है? इनके काम के लिए भी कुछ समितियां नियुक्त की जाती हैं, ठीक है, समितियों के माध्यम से इनका काम भी चलता है। तो सेम जो हमने देखी थी समितियां, सेम समितियां हैं यहाँ पर। ये 6 समितियां हमको हर जगह देखने को मिलेंगी, तीनों स्तरों पर, प्लानिंग और डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्शन वर्क, एजुकेशन शिक्षा से संबंधित, स्वास्थ्य और कल्याण से संबंधित, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, वाटर मैनेजमेंट। एडमिनिस्ट्रेटिव की हिंदी क्या हो जाएगी? प्रशासनिक समिति, और दूसरी ये आखिरी वाली हो जाएगी जल प्रबंधन समिति, ठीक है। तो ये समितियां अपॉइंट होती हैं और ये फिर जो भी इनका कार्य होता है इन समितियों के माध्यम से होता है। इतनी बात समझ में आ गई? क्षेत्र पंचायत भी कर लिया हमने। अब हम आगे बढ़ेंगे और अब आएगा जिला पंचायत। जिला पंचायत किस स्तर पर दिखता है हमको? जिले के स्तर पर, यानी कि डिस्ट्रिक्ट में, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में एक जिला पंचायत है। इसको हेड कौन करता है? प्रेसिडेंट, और इसका एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है। इसके साथ साथ और कौन से इसमें सदस्य शामिल होंगे? तो अब इसमें वो लोग तो शामिल होंगे ही, साथ में ये हेड ऑफ क्षेत्र पंचायत, क्षेत्र पंचायत के जितने हेड हैं वो आ जाएंगे इसके अंतर्गत। और इसमें कौन आ जाएगा? इसमें जिला पंचायत के अंतर्गत जो भी इलेक्टेड मेंबर्स होंगे टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज के, वो सारे इसमें आ जाएंगे। एमपी, एमएलए और एमएलसी जो उस क्षेत्र के होंगे, उस जिले के, वो भी इसके अंतर्गत आ जाएंगे, राइट। और इनका काम कैसे होगा? समितियों के माध्यम से होगा। सेम समितियां जो हैं जो ऊपर हमने देखी वही यहाँ पर भी रहेंगी। तो बहुत लिमिटेड शब्दों में लिखा है लेकिन आई थिंक समझ में आ रहा होगा तीनों लेवल पर कैसे कार्य होता है, कौन कौन उसके सदस्य होते हैं। आगे बढ़ते हैं, इतना देख लिया। अब हम देखेंगे जो फंक्शंस हैं, कार्य है जो पंचायतों के उत्तर प्रदेश में, उनके संबंध में थोड़ा सा पॉइंट्स देखेंगे। हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड डिसेंट्रलाइजेशन कमीशन, ये जो कमीशन है बजाज कमीशन के नाम से जाना जाता है, इसको नियुक्त किया गया था, ठीक है। इनको नियुक्त किया गया था कि फंक्शन जो होंगे पंचायत के वो कैसे होंगे और ये पंचायतें काम कैसे करेंगी, ठीक है। तो आपको पता है हर काम के लिए कोई ना कोई कमेटी बनाई जाती है, फिर वो रिकमेंड करती है, तो उसकी अनुशंसाएं, जो उसके सुझाव होते हैं, फिर उनको अपनाया जाता है। इस तरीके से प्रोसेस चलता है। तो सिमिलरली उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये काम किया। तो ये जो बजाज कमीशन था, इसने 1994 में अपने रिकमेंडेशंस दिए, अपने सुझाव दिए। इन्होंने किस पर सुझाव दिए कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो फंक्शंस का, कि कौन से काम हम पंचायतों को दें कि वो अपने लेवल पर करें, ठीक है। क्योंकि लोकल सेल्फ गवर्नेंस की बात क्या, लोकल लेवल पर वो अपने आप को सेल्फ गवर्न कर सके।
तो उनको कुछ कुछ बताना पड़ेगा ना कि ये चीजें हैं, इन चीजों पर तुम अपने लेवल पर काम कर सकते हो, ठीक है। तो इन्होंने जब अपनी अनुशंसाएं दी, अपने रिकमेंडेशंस दिए, तो फिर इनकी रिपोर्ट पर एक और कमेटी को नियुक्त किया गया और कहा गया इन्होंने रिपोर्ट दी, उसको अब तुम देखो। तो ये जो कमेटी थी वो थी भोलानाथ तिवारी कमेटी, ठीक है। तो जो बजाज कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी, उसको उस रिपोर्ट को किसने पढ़ा? उस रिपोर्ट को पढ़ा भोलेनाथ तिवारी समिति ने, ठीक है। तो अब इन्होंने जब इनकी रिपोर्ट को पढ़ा तो फाइनली रिकमेंड किया कि 32 सब्जेक्ट जो है वो पंचायत को ट्रांसफर कर देने चाहिए, ताकि 32 चीजों पर पंचायतें जो है अपने लेवल पर कानून बना सकती हैं, मतलब नॉट कानून बना सकती हैं, अपने लेवल पर वो चीजों को देख सकती हैं, ठीक है, कार्य कर सकती हैं। इनके फंक्शन में ये 32 चीजें हैं, इनको इन चीजों पर काम करना है, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि सरकारें इतनी इजीली अपनी पावर नहीं दे सकती कि हमने अपनी पावर तुमको दे दी कि तुम कर लो। तो उन्होंने क्या किया कि 32 सब्जेक्ट्स को इन्होंने रिकमेंड तो किया था, लेकिन सरकार ने 32 में से केवल 16 चीजें जो है वो 16 चीजों की जिम्मेदारी किसको दे दी? पंचायतों को, कि इन चीजों पर तुम काम करो। जैसे अब वो 16 चीजें कौन कौन सी हैं? यहाँ पर 4 ही लिखी है, मैं आपको बाकी बता देती हूँ। वो 16 चीजें में था कि वाटर सप्लाई से संबंधित कोई स्कीम है तो उसको कैसे मेंटेन करना है, उसको कैसे काम करना है उससे संबंध में, तो ये तुम पंचायतों को दे दी जिम्मेदारी कि इस सब्जेक्ट पर तुम काम करो। पावर्टी एलिविएशन प्रोग्राम पर तुम काम करो। बेसिक शिक्षा से संबंधित, एमडीएम स्कीम से संबंधित, यानी कि मिड डे मील स्कीम से संबंधित जिम्मेदारियां किसके पास आ गई? पंचायतों के पास। रूरल सैनिटेशन प्रोग्राम से संबंधित, यानी कि रूरल जो साफ सफाई है ग्रामों में, वो वाला सब्जेक्ट भी किसको दे दिया गया? वो दे दिया गया पंचायतों को, ठीक है। इसके अलावा एक दो और जो चीजें दी गई, एक दो नहीं काफी और चीजें दी गई, उसमें क्या क्या शामिल हो जाएगा? उसमें शामिल हो जाएगा कि यूथ वेलफेयर प्रोग्राम जो होगा विलेज लेवल पर, इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। इरिगेशन से संबंधित, माइनर इरिगेशन से संबंधित जो कार्यक्रम चलाया जाएगा उसकी तुम्हारी जिम्मेदारी है, ठीक है। इसके साथ इन्होंने क्या कहा? इसके साथ इन्होंने कहा कि जो वेलफेयर प्रोग्राम्स होंगे एससी एसटी से संबंधित, ठीक है, या फिर वीकर सेक्शन से संबंधित, ठीक है, तो ये इन पर काम कौन करेगा? इन पर काम करेंगे पंचायत। या फिर रूरल ग्रामों में जो लाइब्रेरीज को की देखरेख की जाएगी, इसका काम भी पंचायतों का है, ठीक है। तो ये वाले जो काम है 32 बोले थे, 16 इन्होंने अभी तक दिए हैं, ठीक है, सरकार के द्वारा अभी तक 16 दिए गए। ये हमने देख लिया, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, इतने काम हो गए। अब इसके बाद हम देखते हैं थोड़ा सा, फिर से अब हम एक बार देखेंगे कि जो 1994 का एक्ट था, जो अधिनियम था, उसके माध्यम से कौन कौन से पॉइंट्स लाए गए, ठीक है। वैसे तो अगर आपने अभी तक पढ़ लिया तो कुछ चीजें समझ में आ गई, लेकिन अब मान लीजिए आपसे कह दिया जाए कि 1994 का जो अधिनियम था उसके माध्यम से क्या क्या चेंजेस किए गए, तो जो आपने अभी पढ़ा है उन्हीं को आपको घुमा फिरा कर करना है। लेकिन मैं फिर से यहाँ पर चीजों को एक बार बता दूंगी ताकि ऑर्गेनाइज्ड वे में आपके पास होना चाहिए। तो 1994 के एक्ट से क्या किया गया? ये लाया कब गया था? जब 73वां संविधान संशोधन हो गया था। अब तो यूपी में चेंजेस करने थे तो इन्होंने अपने यहाँ एक एक्ट लेकर आए। इसके माध्यम से इन्होंने क्या किया? ट्रांसफर ऑफ फंक्शंस किया। 16 फंक्शंस जो हैं, 16 सब्जेक्ट्स पर इन्होंने जिम्मेदारी पंचायतों को दे दी। और ये जो 16 फंक्शंस है ये 12 डिपार्टमेंट से लिए गए और तुमको पकड़ा दिए गए, यानी कि पंचायतों को पकड़ा दिए गए। उसके बाद अब जिम्मेदारी देंगे तो पैसा भी तो देना पड़ेगा, पैसा नहीं देंगे तो काम करेंगे कैसे? तो स्टेट फाइनेंस कमीशन को का निर्माण किया गया और इसको ये जिम्मेदारी दी गई। इसने रिकमेंड किया कि स्टेट का जो रेवेन्यू है उसमें थोड़ा सा हिस्सा पंचायतों को भी देना होगा। उसके बाद जो स्टाफ होगा पंचायतों के लेवल पर, उसको कैसे पैसा दिया जाएगा, इस पर भी बात की गई, इस पर भी निर्णय लिया गया कि जो भी संबंधित डिपार्टमेंट्स होंगे वो इसकी जिम्मेदारी लेंगे, ठीक है, ताकि ये लोग फाइनेंशियली स्ट्रांग रह सके। फिर इसी में एक और बात की गई कि जो ग्राम सभा है ये 2 बार मिलेगी, जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इसका काम क्या होगा कि ये वर्क प्लान जो भी पंचायत लेवल पर, सॉरी, ग्राम पंचायत के लेवल पर जो भी काम वगैरह करना होगा उसकी निगरानी ये कर सकती है, ठीक है। फिर हम इसके साथ एक चीज और देखते हैं कि यूपी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के बारे में बात की गई थी। एक अधिनियम लाया गया था कि यूपी में डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग समिति बनेगी। 1999 में ये अधिनियम लाया गया था, लेकिन अभी तक हम हर डिस्ट्रिक्ट में इसको नहीं देखते हैं। तो जब ये अनुपस्थित है जहां पर, वहां पर हम देखते हैं कि पंचायत जो है वो एनुअल प्लान्स में हेल्प करती है, ठीक है। तो ग्राम सभा के कार्य में ये भी हो गया। इसके साथ जो आपको ऑलरेडी पता है कि 73वें संविधान संशोधन से क्या किया गया था? रिजर्वेशन की बात की गई थी कि महिलाओं को रिजर्वेशन दिया जाएगा आर्टिकल 243D के अंतर्गत, SC ST को दिया जाएगा। तो सेम इन्होंने यहाँ पर
अपने 1994 के एक्ट से वही चीजों को लागू करने की कोशिश करी है। टर्म जो था वो 5 साल का कर दिया गया था। 1/3 सीट जो है वो वेमेन के लिए रिजर्व कर दी गई थी। अगर हम देखें तो एससी को 21.14% सीट्स दी गई हैं और एसटी को 0.06%। ठीक है। उसके बाद स्टेट इलेक्शन कमीशन का के गठन की बात की गई और ये इसको जिम्मेदारी दी गई कि पंचायतों के रेगुलर इंटरवल्स में यानी कि प्रत्येक 5 वर्षों में इलेक्शंस करवाए जाएं। राइट। और इनको ये पावर दी गई, इनको नहीं दी गई बेसिकली डिलिमिटेशन और रिजर्वेशन, इन सारी चीजों की जो पावर है ये किसको दी गई? स्टेट गवर्नमेंट के पास थी कि वो इसके लिए जिम्मेदार होगी कि फिर से डिलिमिटेशन करना है कि पॉपुलेशन बढ़ गई है तो पहले तो इतनी सारी सीट्स थी, फिर अब पॉपुलेशन बढ़ गई है तो फिर पॉपुलेशन के हिसाब से इसको शायद 2 भागों में विभाजित कर दिया जाए। ठीक है, ये काम होता है बेसिकली डिलिमिटेशन का। राइट। उसके बाद इसके माध्यम से क्या किया गया कि ऑडिट पर बात की गई कि 11th फाइनेंस कमीशन के माध्यम से ऑडिट होगा पंचायत का और इसका सुपरविजन अकाउंटेंट जनरल करेगा। ठीक है। एक क्वेश्चन है यहाँ पर, क्या पंचायतों का जो लेवल होता है इसके लिए कैग जो होते हैं हमारे वो जिम्मेदार होते हैं या फिर कोई और संस्थान होती है जो यहाँ पर इस लेवल पर ऑडिट करता है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। देन अब हमने सब देख लिया, पूरी आउटलाइन हमको ग्रामों की समझ में आ गई। रूरल लेवल पर कैसे पंचायत, ग्राम पंचायत, उसके बाद फिर हम देखते हैं क्षेत्र पंचायत, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट पंचायत, ये चीजें हमको समझ में आ गई। राइट, आई होप समझ में आ गई होंगी। इनकेस कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लीजिएगा। अब इससे संबंधित आते हैं चैलेंजेस यानी कि चुनौतियां। अब चुनौतियां जो आपने जीएस 2 में पढ़ी है, पंचायती राज व्यवस्था की चुनौतियां, वही आपको यहाँ पर भी करनी है। लेकिन साथ में आप क्या कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश से संबंधित कोई उदाहरण हो, कोई डेटा हो तो आप डाल सकते हैं। ठीक है। अब फंड्स, फंक्शंस और फंक्शनरीज, ये सबसे बड़े चैलेंज है जो आप कहीं पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पैसा जिसको भी कितना भी डिपार्टमेंट में दे दिया जाए तो वो हमेशा कमी रहेगा, तो ये पॉइंट हमेशा यूज हो सकता है कि फंड्स की कमी रहती है, लैक ऑफ फंड्स। फंक्शनरीज, जो लोग काम करते हैं वो ट्रेन नहीं है प्रॉपर। ठीक है। वैकेंसीज हैं। ठीक है, चुने नहीं जा पाते हैं सही से। ठीक है। फंक्शंस, पॉलिटिकल विल जो है उसका अभाव देखने को मिलता है, तभी हम देख रहे हैं कि केवल 16 सब्जेक्ट्स ही दिए गए हैं जबकि रिकमेंड उन्होंने 32 किए थे। राइट, तो ये हमें अभाव देखने को मिलता है। लोगों का पार्टिसिपेशन नहीं होता है। एक सरपंच पति की आपने पॉइंट देखा होगा जिसमें क्या होता है कि महिलाओं की सीट है और चुन लिए जाते हैं पति और महिलाओं के नाम पर उनके पति गवर्न करते रहते हैं। ठीक है, तो सरपंच पति की समस्या है। इसमें आप उत्तर प्रदेश में अगर आपकी जान पहचान का कहीं पर भी हो तो आप उसका उदाहरण लिख दीजिए कि इस गांव में सरपंच पति के रूप में वो काम कर रहे हैं, गांव का नाम स्पेसिफाई करके। राइट, तो इस तरीके से हमारे आंसर में इनोवेशन हम ला सकते हैं और हमारा एग्जाम्पल भी यूपी स्पेसिफिक हो जाएगा। इसके बाद लैक ऑफ ट्रेनिंग वाला पॉइंट, कि लोगों को लैक ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, स्किल्ड नहीं है लोग कि अपना सही से काम कर सकें। और यहाँ पर एक उत्तर प्रदेश से संबंधित अच्छा पॉइंट ये है कि एक दृष्टि फाउंडेशन जो है इसने देखा है, इसकी एक रिपोर्ट के अनुसार जो भी पंचायतों में रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनको किसी भी प्रकार की कोई ट्रेनिंग दी ही नहीं गई। ठीक है, इसकी एक रिपोर्ट में ये बात सामने आई थी, तो ये हमारा एक बढ़िया उदाहरण हो जाएगा। राइट, तो इसी तरीके से आपने जीएस 2 में अगर और भी फंक्शंस पढ़े हो तो उनको भी आप ऐड कर सकते हैं। ये बेसिक बेसिक हमने देख लिए हैं, हमारा पूरा पंचायती राज का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा इसके साथ। अब सजेशंस की बात है, तो सजेशंस में क्या होगा? सजेशन में ये होगा कि लोगों की पार्टिसिपेशन बढ़े, जो ग्राम सभा है वो और एक्टिवली पार्टिसिपेट करे। ठीक है, जब वो अपने हक के लिए आवाज उठाएंगे तभी चीजें बेहतर हो सकेंगी। इसके साथ अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी की हिंदी क्या होती है? जवाबदेही को बढ़ावा दिया जा सके, पंचायतों की जवाबदेही बढ़ेगी तभी वो बेहतर तरीके से काम करेंगी। लोगों को अवेयर कराया जाए, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ही। इसके साथ साथ ये देखिए थोड़ा सा गंदा लिखा है, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, सही तरीके से फंड्स को यूटिलाइज किया जाए, जो उनका काम है वहीं पर फंड्स लगाए जाए, ऐसा ना हो कि फालतू में उनको बर्बाद कर दिया जाए। सोशल ऑडिट को बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, सोशल ऑडिट, लोगों, वहां के लोग ही वहां पर जो भी कार्य हो रहा है उसका ऑडिट करें। ठीक है, आरटीआई के प्रति लोगों में अवेयरनेस बढ़ाई जाए। आरटीआई के प्रति अवेयरनेस होगी तो उनको कोई भी जानकारी चाहिए होगी तो वो आरटीआई दाखिल कर सकते हैं। लोगों को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने पढ़ा होगा जीएस 2 में भी पॉलिटी में, कि सेकंड एआरसी को की रिकमेंडेशंस। ठीक है, तो की टर्म्स की बात करें तो सेकंड एआरसी की रिकमेंडेशन एक हमारा की टर्म है। पॉलिटी में ये बहुत काम आता है लेकिन सही जगह यूज कीजिए, ऐसा नहीं आपने पता नहीं और आपने यूज कर दिया। जैसे यहाँ पर रिकमेंडेशंस इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है तो इनको आपको हमेशा मेंशन करना चाहिए सजेशंस में, सुझाव जब भी आपसे पूछे जाए। अब ऐसे आंसर के लिए हम कंक्लूड कैसे कर सकते हैं? देखिए,
कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं कि 78%, लगभग 78% उत्तर प्रदेश में जो लोग हैं वो गांवों में निवास करते हैं, इसलिए पंचायती राज व्यवस्था को हम इग्नोर नहीं कर सकते, हल्के में नहीं ले सकते, इसको और स्ट्रेंथन करने की जरूरत है, राइट। और जब हम इसको स्ट्रेंथन करेंगे, इसको और मजबूत करेंगे, तभी जो गांधी जी का सपना रहा है ग्राम स्वराज का, उसको हम प्राप्त कर सकते हैं, उसको सपने को पूरा किया जा सकता है। तो हमारा यहाँ पर की टर्म क्या हो गया, ग्राम स्वराज। जैसे आप लोग समझ नहीं पाते हैं ना ये की टर्म्स कौन से होते हैं, तो की टर्म एक हमारा सेकेंड एआरसी है, एक ग्राम स्वराज हमारा की टर्म है, राइट। तो ये जो वर्ड्स होते हैं, सोशल ऑडिट, ये बहुत अच्छा सजेशन है, आरटीआई में अवेयरनेस बहुत अच्छा सजेशन है, तो ये हमें जरूर लिख लें, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैंने अपनी तरफ से प्रयास किया है कि शॉर्ट में ही रहे नोट्स, लेकिन थोड़ा सा लंबा हो जाता है। इन केस आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। एंड जो पॉइंट 9 है हमारे सिलेबस का, वो पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, उसके एक दो वीडियोस में और लेकर आऊंगी और उसमें चीज़ों को कंप्लीट करूंगी। कोई भी आपका सुझाव है तो आप दे सकते हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के साथ भी मैं जस्टिस करना चाहती हूँ, इसलिए मैंने प्रयास किया है जहां पर भी संभव हो वहां पर बता दूं। एंड आपको अगर ना समझ में आया हो तो बताइएगा, मैं थोड़ा सा और हिंदी को डालने की कोशिश करूंगी। तो फीडबैक जरूर दीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं ऐसे वीडियोस लाती रहूँ। थैंक यू सो मच।